नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, हमारा विषय है हिंदी संयुक्त और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ तीसरा, सफ़र का साथी और सिरदर्द, जो लिखा है राम नारायण उपाध्याय जी ने। चलो हम देखेंगे लेखक का परिचय, फिर पाठ के संबंधी थोड़ी जानकारी लेंगे और आगे हम पाठ पढ़ेंगे। चलते हैं आगे लेखक की जानकारी के लिए। हम उनका परिचय देखेंगे। उनका जन्म है 1918 में खांडवा मध्य प्रदेश में हुआ। पंडित राम नारायण उपाध्याय जी स्वतंत्रता पूर्व के लघु कथाकार है। आपकी भाषा शैली सरल, सहज और प्रभावशाली है। आपकी व्यंग, ललित निबंध, रूपक, रिपोर्ताज, लघु कथाएं, संस्मरण आदि विधाओं में 30 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। आपने हिंदी भाषा के साथ साथ लोक भाषा एवं विभिन्न बोलियों के संवर्धन के लिए उल्लेखनीय कार्य किया है और उनकी प्रमुख कृतियां हैं बख्शीशनामा, धुंधले कांच की दीवार, नाक का सवाल, मुस्कुराती फाइलें, यह व्यंग्य संग्रह, मृग के छैने, निबंध संग्रह, हम तो बाबुल तेरे बाग की चिड़िया, लोक साहित्य, जिन्हें भूल न सका, संस्मरण आदि उनकी प्रमुख कृतियां हैं। रामनारायण उपाध्याय जी ने लिखा यह पाठ है और वे पाठ के बारे में यानी इस पाठ के में क्या संक्षिप्त में है वो देखेंगे। गद्य संबंधी प्रस्तुत हास्य व्यंग निबंध में व्यंग्यकार ने रेल यात्रा में मांग कर अखबार पढ़ने वालों, अनावश्यक बातें करने वालों, बिन मांगे सलाह देने वालों पर करारा व्यंग किया है। लेखक का तात्पर्य यह है कि हमें इन बुराइयों से बचना चाहिए। आपने भी कभी रेल यात्रा की होगी। लोग रेल यात्रा पर जाते हैं अपनी किसी आवश्यक काम अथवा घूमने फिरने के उद्देश्य से, पर रेल यात्रा में यात्री कभी कभी सहयात्रियों का ऐसा व्यवहार देखने में आता है जिससे सिर दर्द हुए बिना रहता नहीं है। और इस प्रस्तुत हास्य व्यंग निबंध में लेखक ने रेल यात्रा में मांग कर अखबार पढ़ने वाले, अनावश्यक बातें करने वालों और बिना मांगे सलाह देने वालों पर करारा व्यंग किया है। चलो चले पाठ की ओर और देखेंगे लेखक इस पाठ में क्या कहना चाहते हैं। मुझे अकेले यात्रा करने में आनंद आता है। इससे चलती रेल में से पैरों के नीचे से निकल जाने वाली नदी में कल्पना में डुबकी लगाने जो पास लगते हैं, उन वृक्षों के निरंतर पीछे छूटते चले जाने और जो दूर है उन भागते वृक्षों का साथ निभाने में बड़ा मज़ा आता है। यात्रा में अगर कोई साथी मिल जाए तो ऐसा लगता है मानो वह मेरी निगाह चुरा रहा हो। मैं किसी की ओर एकटक निहारता हूँ, किसे देखकर नाक भौं सिकोड़ता हूँ और कौन मेरे एकांत क्षणों का अंतरंग साथी है, इन सब बातों पर कोई निगाह रखे, यह मुझे कतई पसंद नहीं। लेखक ये रेल यात्रा का वर्णन करते हुए कहते हैं, जो पेड़ पीछे पीछे भागते हैं, जो आगे आके छत से पीछे चले जाते हैं, हमारे पैरों के नीचे से जैसे नदियाँ बह रही है, यह सब कल्पना करने और इस तरह से रेल यात्रा करने में उनको बहुत बड़ा मज़ा आता है। लेकिन अगर कोई ऐसा साथी मिल जाए जैसे वह हमेशा उनकी तरफ देखता रहे या उनसे बातें करने की कोशिश करे और उनका एकांत का क्षण जो है वह चुरा ले, यह उनको कतई पसंद नहीं है। कभी कभी जब रेल की खिड़की से बाहर झांककर दूर के दृश्य किसी प्राकृतिक
मनोरम दृश्य को देखना चाहता हूँ, जैसे सूर्योदय और सूर्यास्त, तभी मेरी दृष्टि उचटकर किसी वृक्ष की डाली पर पांव टिकाए बच्चे को देखने में जा उलझती है। तब कैमरे के हिल जाने की तरह सारा दृश्य गायब हो जाता है और मैं सोचता ही रह जाता हूँ कि आखिर मैं देख क्या रहा था। कभी कभी मेरी दृष्टि नदी किनारे के सौंदर्य को निहारना चाहती है। इसी बीच जैसे आँख में कंकरी गिर जाए, ऐसे रास्ते में पहाड़ी के आ जाने से सारा दृश्य चौपट हो जाता है। कभी कभी मेरा मन उच्चाकाश में उड़ने वाले पक्षियों के साथ अनंत के ओर छोर नापना चाहता है। इसी बीच रेल किसी गुफा में प्रवेश कर जाती है और तब लाचार मन को भी मन मारकर सुरंग की उस पतली लकीर में से निकलने को बाध्य होना पड़ता है। यानी यह सब जो अनुभव है वह रेल यात्रा के दौरान उन्हें आते हैं और वह देखने में उनको बड़ा मज़ा आता है। उसका ही वर्णन वह यहाँ कर रहे हैं। वैसे मुझे बस की यात्रा कतई पसंद नहीं। उसमें यह भी ज़रूरी नहीं कि बगल में बैठने वाला आदमी हमारा मनपसंद ही हो। अनेक बार तो ऐसे व्यक्ति से पाला पड़ता है जो रूठी हुई पत्नी की तरह लाख मनाने पर भी सीधे मुंह बात नहीं करता और अगर उससे प्रश्नों के जरिए छेड़खानी की जाए तो हाँ में जवाब देकर खिड़की से बाहर मुंह लटका लेता है। कभी कभी ऐसा भी साथी मिल जाता है कि आप चाहे सुने या ना सुने, वह अपनी बात तब तक सुनाता रहेगा जब तक दो में से एक उतर ना जाए। ऐसे बहुत अनुभव उन्होंने रेल यात्रा में, बस यात्रा में देखे हैं और यह अनुभव यहाँ हमें वह बता रहे हैं। आपने भी कई तरह की यात्राएं की होगी, आपने भी हर जगह जब आप जाते हो तब ये अनुभव आपको ज़रूर आया होगा। मुझे सुपरफास्ट ट्रेन के बजाय एक्सप्रेस से यात्रा करना ज़्यादा पसंद है। कारण सुपरफास्ट ट्रेन का स्वभाव उस विशिष्ट व्यक्ति की तरह होता है जो रास्ते में मिलने वाले बराबरी वालों की उपेक्षा कर बड़ों से मिलने दौड़ा जाता है। उसे आदमी से अधिक अपनी चाल पर नाज होता है, जबकि एक्सप्रेस एक दोस्त की तरह दूर से स्टेशन देखकर अपनी चाल धीमी कर देती है, सबको अपने हृदय में स्थान देती है और जब चलती है तो इस कदर धीरे जैसे कोई एक मित्र दूसरे से विदा ले रहा हो। यानी उनको सुपरफास्ट ट्रेन की बजाय एक्सप्रेस ट्रेन में यात्रा करना ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो क्या चाहते हैं कि सुपरफास्ट ट्रेन क्या करती है, फास्ट जाती है और बीच बीच के स्टेशन में रुकती नहीं है और तभी ऐसे लगता है कि वह अपने बराबर वालों की जो है वो उपेक्षा करता है, उनको कम लेखता है और जो बड़े बड़े स्टेशन है उनसे जाके मिल जाती है। लेकिन एक्सप्रेस ट्रेन जो है ना, वह अपनी जो दोस्त है किसी दूर स्टेशन पर खड़े हैं और जैसे ही स्टेशन नज़दीक आता है वो अपनी चाल धीमी कर देता है और सबको अपने पास समा लेता है और जब एक स्टेशन छोड़कर दूसरे स्टेशन चले जाते हैं तो इस कदर धीरे धीरे से चलते जैसे एक मित्र जो है दूसरे से विदा ले रहा हो, इस तरह से वह चलती है। इसलिए उनको एक्सप्रेस ट्रेन ज़्यादा पसंद है। आपने तो भाई साहब रेल की खिड़की से दुनिया देखने में बड़ा मज़ा आता है।
ऐसे लगता है जैसे शीशे में से डिब्बे वाला बाइस्कोप देख रहे हो, लेकिन कोई देखने दे तब तो। ऐसे ही आपने पांव रखा और अपनी सीट पर बैठे कि सामने की सीट पर बैठा यात्री आपके झोले में से झांकते अखबार की ओर देखकर पूछेगा, क्या मैं इसे ले सकता हूँ? भले ही आपने उसे अभी अभी खरीदा हो और उसे खोलकर पढ़ना तो दूर, पन्ने पलटकर भी न देखा हो, लेकिन आपके उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना अखबार सामने वाले के हाथों में होगा। अब आपकी स्थिति मांगने वालों की हो जाएगी और आप उत्सुकता से राह देखेंगे कि समाचार पत्र अब लौटे कि तब। यानी ये जो है, कभी कभी ऐसे होता है कि हमको खिड़की से दुनिया देखने में मज़ा आता है, जैसे किसी शीशे में से डब्बे वाला जो बाइस्कोप होता है, वो बाइस्कोप देखने में जितना मज़ा आता है, वैसे उनको भी बाहर की दुनिया देखने में मज़ा आता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे ही हम ट्रेन में प्रवेश करें तो सामने वाला यात्री हमसे, जो हमारे झोले में अखबार लटका हुआ है, उसे क्या मैं इसे ले लूँ ऐसे पूछकर वह ले लेगा। आपने चाहे उसे खोला भी नहीं होगा, अभी अभी खरीद लिया होगा, फिर भी वो लेकर बाद में आप क्या होते हैं, मांगने वाले हो जाते हैं। अब आएगा मेरे पास मेरा अखबार, अब आएगा मेरे पास मेरा अखबार। वो अखबार आने की हम प्रतीक्षा ही कर लेते हैं। तभी वे सज्जन एक जम्हाई लेकर उसे बेतरतीबी से मोड़ते हुए, बेतरतीबी से यानी वह इस तरह से मोड़ देते हैं अखबार को जैसे उसका चूरा हो जाए। किसी दूसरे मांगने वाले की ओर इस तरह शान से बढ़ा देंगे मानो समाचार पत्र आपका नहीं, उनकी निजी संपत्ति हो। देखते देखते समाचार पत्र के पन्ने एक दूसरे से जुदा होकर पूरे डिब्बे के चक्कर काटने लगेंगे। मजे की बात यह है कि एक समाचार पत्र के कितने उपयोग हो सकते हैं, इसका अंदाज रेल की यात्रा करते समय ही लगाया जा सकता है। कोई ललित निबंध के तो कोई संपादकीय पन्ने से अपनी सीट झाड़ता नजर आएगा, कोई समाचार पत्र फैलाकर उस पर भोजन करता दिखाई पड़ेगा। बेचारे समाचार पत्र वाले ने भी कभी सोचा नहीं होगा कि उसके पत्र के इतने उपयोग हो सकते हैं। इन सब से परेशान होकर जब आप पीछे की ओर सीट टिकाकर कुछ क्षण आराम करना चाहेंगे, इसी बीच सामने से प्रश्न उछलेगा, कहाँ तक चल रहे हैं? आप अनमने मन से कहेंगे, भोपाल तक। पूछेंगे, भोपाल गाड़ी कितने बजे तक पहुंचती है? कहेंगे 3:15 बजे। उनका तर्क होगा, पहले तो 4 बजे पहुंचती थी। कहा, टाइम बदल गया? बोले, गाड़ी में तो कई जगह चेन पुलिंग होती होगी, आज की तारीख में पहुंच जाए यह गनीमत है। आप सोचेंगे चर्चा का अंत हुआ। तभी तीर की तरह प्रश्न उछलेगा, आप हबीबगंज उतरेंगे या भोपाल? कहा, हबीबगंज। पूछा, हबीबगंज क्यों? कहा, वहां से तुलसी नगर पास पड़ता है। यह जो है संभाषण चल रहा है आपके साथ और आपके सहयात्री के साथ। वे चिढ़कर कहेंगे, खाक पास पड़ता है, ऑटो वाले 5-7 रुपए ऐंठ लेंगे। इससे तो अच्छा है आप भोपाल स्टेशन उतरते, वहां से 4 कदम चलने पर टेम्पो मिल जाता है जो 50 पैसे में टीटी नगर और फिर 50 पैसे में तुलसी नगर तो क्या अरोरा कॉलोनी उतार देता है। सोचा, कहीं यह पुनः हबीबगंज स्टेशन से जाकर यहाँ से वापस ट्रेन में ना बैठा दे।
अतएव चुप्पी साध कर निश्चल बैठ गया। अगर आप यात्रा पर है तो आपको सहयात्री के प्रश्नों का जवाब देना ही होगा। पूछा, भोपाल में क्या करते हैं? कहा, मीटिंग में जा रहा हूं। वे कहना शुरू कर देते हैं, अपन तो वल्लभ भवन के अकाउंट सेक्शन में हैं। लोगों के बिल बनाते बनाते अपना भी वेतन निकल जाता है। रहने को ठाठ से सरकारी क्वार्टर मिलता है। बीवी और 2 बच्चे हैं। अगर ट्रेन में रेलवे कर्मचारी का साथ हो जाए तो सारे रास्ते गाड़ियों के शटिंग करने की आवाज़ सुनाई देगी। कोई कहेगा, 8 अप से आ रहा हूँ, 7 डाउन से लौटना है। अगर स्टेशन मास्टर ने सिग्नल नहीं दिया और गाड़ी आउटर पर एक आकर खड़ी हो गई तो रात वापस घर लौटना मुश्किल है। आजकल तो मेल को रोककर माल को पास करना पड़ता है। ये जो है, अगर सहयात्री कोई है तो वह किस तरह से बात करेगा, इसके एक उदाहरण उन्होंने यहाँ पे दिए हैं। कारण, मालगाड़ी में भरे माल के बिगड़ने का डर रहता है, जबकि मेल में बैठा आदमी बिगड़ता नहीं। अरे, नाराज भी तो नहीं होता, क्या खाकर नाराज होगा? अगर शिकायत करना चाहे तो शिकायत पुस्तिका मांगे। जब तक शिकायत पुस्तिका आएगी तब तक रेल चली जाएगी। दूसरे ने कहा, मैं पूछताछ विभाग में काम करता हूँ। लोग बाग भी कैसे कैसे सवाल पूछते हैं। कोई पूछता है 10 बजे वाली रेल कब आएगी। कोई पूछता है छोटी लाइन वाली गाड़ी कहाँ पर खड़ी होगी, मानो उसके बड़ी लाइन पर खड़ी होने वाले का अंदेशा हो। एक दिन एक आदमी ने तो कमाल कर दिया। पूछा, क्यों भाई साहब, बिना टिकटों वालों की बाहर जाने का रास्ता किधर से है? ऐसे बहुत सारे नमूने जो है उनके साथ हो सकते हैं। ऐसे उदाहरण उन्होंने यहाँ पर दिए हैं। मैंने कहा, मेरे पास बैठ जाओ। मैं भी एक दिन इसी तरह रास्ता पूछते पूछते यहाँ आया था। अब लोगों को बाहर जाने का रास्ता बताने का काम कर रहा हूँ। एक बार एक सहयात्री ने पूछा, क्यों भाई, क्या आप यात्रा पर जाने से पहले आरक्षण करा लेते हैं? आरक्षण यानी रिजर्वेशन। मैंने कहा, यह तो सहज बात है। आजकल बिना आरक्षण के यात्रा करना सिर दर्द मोल लेना है। वे बोले, आप भी अजीब आदमी हैं। सिर दर्द तो आरक्षण कराने में है। हफ्तों चक्कर काटते हैं तभी कहीं एक सीट मिलती है। आप शान से टिकट जेब में रखते हैं, अकड़ कर डिब्बे में प्रवेश करते हैं और जब कंडक्टर को आरक्षण का टिकट दिखाते हैं तो वह भी हिकारत भरी निगाहों से कहता है, जब टिकट है तो क्या देखना, नहीं होता तो देख लेता। वह दूसरे यात्री के पास जाता है, उसके पास न टिकट है न आरक्षण। इशारे इशारे में कुछ बात होती है और उसे वह जहाँ तक के लिए चाहता है वहाँ तक के लिए सीट मिल जाती है। देखा नहीं आपने, रेल के हर डिब्बे पर लिखा है, भारतीय रेल जनता की संपत्ति है, इसे सुरक्षित रखिए। लेकिन इसके पीछे एक अलिखित इबारत भी होती है, भारतीय रेल कंडक्टर की संपत्ति है। यानी देखो, अगर आरक्षण किया है, रिजर्वेशन किया है तो क्या प्रॉब्लम्स होती है, अगर रिजर्वेशन ना हो तो भी क्या प्रॉब्लम्स होती है। ये सभी जो है ऐसे सहयात्री मिले तो यात्रा क्या, कुछ भी ऐसे एंटरटेनिंग हो सकता है। चलो आगे चलते हैं।
सांझ हो चली थी। डिब्बे की बत्तियां जलने लगी थी। लोगों ने अपने अपने होल्डोल बिछाने शुरू कर दिए। मैंने भी थक कर चूर हो जाने के कारण सिर दर्द की एक गोली खाई और लेटना चाहा। सहयात्री ने देखा तो पूछा, क्या आपको सिर दर्द हो रहा है? मैंने कहा, जी हाँ। बोले, आप ऐसी वैसी गोलियां क्यों खाते हैं? इससे रिएक्शन हो सकता है। फिर पूछा, कल क्या खाया था? रास्ते में कहीं पूरी कचौड़ी तो नहीं खा ली? अरे ये रेलवे ठेकेदार कल की बासी पूरी कचौड़ी को उबलती कढ़ाई में डालकर ताज़ा के नाम पर बेचते हैं। कहेंगे हाथ लगाकर देख लो गरम है कि नहीं। उन्हें तो अपनी जेब गरम करनी है। मैंने तो घर से पराठे लेकर चलता हूँ। रास्ते में कोई और पराठे वाला मिल जाता है तो दो और दो, 4 मिलकर खाने में मज़ा आ जाता है। फिर पूछा, आपको सिर दर्द कितने समय से है? क्या यह पैतृक बीमारी या केवल आपको ही है? मैंने कहा, मेरे परिवार में सभी के सिर है, अतएव सबको सिर दर्द होना स्वाभाविक है। वे बोले, क्या आप भी बिना सिर पैर की बातें करते हैं? जिनके पाँव में शनि होता है उन्हें भी सिर दर्द होता है। जिनके पेट में गैस होती है उन्हें भी सिर दर्द होता है। मैंने कहा, आप बजा फरमाते हैं। जब मैं घर से चला तो भला चंगा था। ट्रेन में बैठा तब भी कोई शिकायत नहीं थी। किताब पढ़नी चाहिए तब भी मन आनंद से हिलोरे ले रहा था। लेकिन जब से हम सफ़र यात्रियों ने सिर खाना शुरू किया तो बेचारा सिर दर्द नहीं करे तो क्या करे? सच कहता हूँ भाई साहब, मैं सिर दर्द से नहीं, हम सफ़र यात्रियों के दर्द सिर से परेशान हूँ। इन्हें ऐसे भी सहयात्री मिल जाते हैं जिससे सिर दर्द भी होता है, और ऐसे भी कभी कभी सहयात्री मिल जाता है जिससे हमारा एंटरटेनमेंट भी हो जाता है। लेकिन ऐसे सहयात्री मिल जाए जो सवाल पूछ पूछ कर हमारा सिर दर्द बढ़ा दे, वो सफ़र जो है हमेशा यादगार सफ़र हो जाता है और हम सफ़र यात्रियों के कारण सिर दर्द सिर बन जाता है और आदमी परेशान हो जाता है। चलो आइए देखेंगे इस पाठ के शब्द संसार को। कंकरी यानी छोटा कंकड़, सुरंग यानी जमीन खोदकर उससे नीचे से बनाया हुआ मार्ग जिसे हम टनल कहते हैं। नाज यानी गर्व, अंदेशा यानी आकांक्षा, पूर्वानुमान। हिकारत यानी घृणा, नफरत। इबारत यानी लिखा हुआ, अक्षर विन्यास। बजा यानी उचित, ठीक। कुछ मुहावरे आए हैं इस पाठ में। नाक भौं सिकोड़ना यानी अप्रसन्नता, घृणा प्रकट करना। चौपट हो जाना यानी नष्ट हो जाना, बर्बाद होना। मन मारना यानी इच्छा को दबा देना। चक्कर काटना यानी गोलाकार घूमना या फेरे लगाना। बिना सैर पैर की बात यानी निराधार बात करना, व्यर्थ की बात करना। आशा करती हूँ आपको पाठ समझ में आया होगा, आपने उसे समझने की कोशिश की होगी। समय आया है धन्यवाद कहने का। मिलेंगे अगले पाठ के साथ, तब तक धन्यवाद, नमस्कार।